नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2014 में जो पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का नाम से जाना जाता है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब नापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर। हमें इसमें 2 पॉइंट और याद रखना है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो ये आंधी तूफान का सूचक है, और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये साफ मौसम का सूचक है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास है एक संकर पौधा या एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक औषधि या प्राकृतिक पौधा। तो देखो बीटी कपास, पहले हम देखेंगे संकर पौधा क्या होता है। मान लो एक जाति का पौधा और एक है दूसरी जाति का पौधा, एक ये जाति का पौधा है, एक बी जाति का पौधा है। इन दोनों में निषेचन करा के जो हम तीसरा पौधा प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं संकर पौधा। अब ट्रांसजेनिक पौधा क्या है? हमने कहा एक पौधा है, इसमें अगर हम बाहर से जीन ट्रांसफर कर दें, अगर हम इसमें बाहर से कोई जीन ट्रांसफर कर दें तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक पौधा। जैसे हमने कहा कपास का पौधा है, क्या है? कपास का पौधा है। अब कपास के पौधे को, एक मिनट रुको आप, एक बीटी नामक प्रोटीन होती है, वीटी जीवाणु होता है। कौन जीवाणु? वीटी जीवाणु। बीटू जीवाणु का मतलब है आपका क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो जो बीटी जीवाणु है, इस बीटी नामक जीवाणु में बीटी नामक प्रोटीन पाई जाती है। बीटी का मतलब है बैलिसस थुरिनजिएंसिस। बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब है बैलिसस थुरिनजिएंसिस। ये जो प्रोटीन है ये थोड़ी विषैली होती है। बीटी जीवाणु में ये प्रोटीन पाई जाती है। ये जीवाणु का नाम ये है और प्रोटीन का नाम भी यही है, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन है ये विषैली होती है, मतलब ये कीटाणु को नष्ट कर देती है। और जब हम इस जीवाणु के जीन को, बीटी जीवाणु के जीन को इस कपास में ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर उस कपास को बोलते हैं हम बीटी कपास। इसी प्रकार अगर मान लो हम टमाटर में इस बीटी जीवाणु के जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो उसको बोलेंगे बीटी टमाटर। तम्बाकू में कर देंगे तो बीटी टमाटर, तम्बाकू हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाहर से अगर कोई जीन ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक पौधा। तो जो आपका बीटी कपास है ये कैसा पौधा हो जाएगा? ट्रांसजेनिक पौधा, पहली बात। और पहला ट्रांसजेनिक पौधा था आपका तम्बाकू। कौन था आपका? तंबाकू। सबसे पहले तंबाकू में बाहर से जीन ट्रांसफर करके, और जो भी ये बीटी पौधे होते हैं ये सारे के सारे कीटाणु नाशक होते हैं। मतलब इनमें ऐसी प्रोटीन का विकास हो गया है कि कीटाणु इनमें लग ही नहीं पाएंगे या कम से कम लग पाएंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा के लिए 2 गैसें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और नाइट्रस ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और जब वर्षा होती है तो ये अम्ल साथ में बरसते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड देनी है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और इन दोनों में भी अगर ज़्यादा खतरनाक देखा जाए तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बनता है, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो देखो, अगर हम पहले तो देखेंगे परितंत्र की उत्पादकता होती क्या है। हमने मान लो 3 परतंत्र ले लिए, एक हमने वन परतंत्र ले लिया, एक हमने घास परतंत्र ले लिया और एक हमने मरुस्थल परितंत्र ले लिया। तो किसी परतंत्र की उत्पादकता में हम ना तो उपभोक्ताओं को देखते हैं ना अपघटक को देखते हैं, केवल और केवल हम ध्यान रखते हैं उत्पादकों का। किसका? क्योंकि जो उत्पादन करेंगे वो कौन करेंगे? उत्पादक ही करेंगे, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ करेंगी। तो मान लो इन 3 वनों की हमें उत्पादन देखना है किसकी ज़्यादा है, तो इसका एक निश्चित क्षेत्र ले लेंगे हम। एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में जो उत्पादकों के भार में वृद्धि, जिस परितंत्र के उत्पादकों के भार में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी उसी की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मान लो आज हमने देखा, आज से हमने इस वन, घास और मरुस्थल तीनों का 1-1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ले लिया,
और इन तीनों का हमने वजन तौल के रख लिया कि इन तीनों में अभी जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं इनका वजन इतना है। अब हमने एक हफ्ते बाद इन तीनों का देखा तो मान ली इसका जो वजन है वो 10 लाख टन बढ़ गया, इनके जो उत्पादकों का वजन था वो 5 लाख टन बढ़ा और इनके उत्पादकों का वजन 2 लाख टन बढ़ा। तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी हुई? वन की, फिर इसके बाद घास स्थल की, फिर मरुस्थल की। और जो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसके बाद आपकी सवाना घास की होगी, फिर टुंड्रा की होगी, फिर मरुस्थल की होगी। अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन जैसे मान लो हमने आपसे बोला कि एक क्वेश्चन अपन अलग से ले लेते हैं, जैसे मैंग्रोव वन हुआ, मैंग्रोव के अलावा मैंग्रोव के बाद घास स्थल हुआ, घास के बाद झील हुई और महासागर हुआ, महासागर। अब हम कहें कि इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होगी, तो आप खुद सोचो कि अगर हम चारों का एकांक क्षेत्रफल ले लें, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ले लें और एक हफ्ते के लिए सबका देखें कि किसका बायोमास ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये वन है, वन का मास ज़्यादा बढ़ेगा, घास का उससे कम बढ़ेगा। झील और महासागर में देखें तो झील का ज़्यादा होता है, इससे कम। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता मैंग्रोव की, फिर घास स्थल की, फिर झील की और इसके बाद होगी महासागर की। कितना छोटा है कितना बड़ा हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि एकांक क्षेत्रफल में किसकी उत्पादकता ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो वही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है। तो आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड, आम क्या कोई भी फल हो, किसी भी फल को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। और अगर गैस की बात करें तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। अब आप कहेंगे सर एसिटिलीन का, एसिटिलीन तो एसिटिलीन का प्रयोग भी किया जाता था, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लग गया है। तो यदि ऑप्शन में दोनों हो तो हम एथिलीन सही टिक करेंगे और एथिलीन हो ही ना तब हम एसिटिलीन सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो दूषित जल पीने से आपका हैजा भी फैलता है, पीलिया भी होता है और आपका टाइफाइड भी होता है, तो यहाँ पे चूंकि टाइफाइड दिया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हुई, मीथेन हुई, CFC हुई, इसके अंदर जलवाष्प हुआ, ये सब आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो हम देखते हैं पहले कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता क्या है। तो देखो इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन पहचान है। पहला, इनके बीजों को देख लो। जैसे हम सरसों ले लें तो सरसों के बीज के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है, अगर हम उस आवरण को निकाल लें तो बीज के 2 भाग निकलेंगे। अगर हम चने को ले लें तो इसमें भी 2 भाग होंगे, मटर को ले लें तो इसमें भी 2 भाग होंगे द्विबीजपत्री में। और अगर एक बीजपत्री ले, जैसे हमने चावल ले लिया तो इसके 2 भाग नहीं रहते, गेहूं ले लिया तो इसके 2 भाग नहीं रहते, मक्का ले लिया तो इसके 2 भाग नहीं रहते। तो पहले तो हम उसके बीज में कितने भाग हैं, 1 भाग है या 2 भाग है, उससे पता लगा सकते। दूसरा, इनकी जड़ों से भी पता लगा सकते कि जो एक बीजपत्री होता है इसमें झकड़ा जड़ होती हैं, और जो द्विबीजपत्री होता है इसमें एक तो मुख्य जड़ होगी और बहुत सारी इसकी सहायक जड़ होंगी। एक बीजपत्री में कोई मुख्य जड़ नहीं होगी, बहुत सारी जड़ होंगी, और द्विबीजपत्री में एक मुख्य जड़ होगी। हम इससे ही पता लग सकते हैं। तीसरा, जो द्विबीजपत्री होता है इनके जो पत्ते होते हैं वो जाल बिछा रहता है उनमें, इस टाइप से आपके जाल बने रहते हैं, जैसे पीपल का पत्ता देख लो आप। और जो एक बीजपत्री होते हैं, जैसे हम गन्ना ले लिया तो इसमें रेखाएं सी होती हैं, जाल नहीं रहता है, रेखाएं टाइप की होती हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि द्विबीजपत्री पौधा क्या है, तो दिए गए ऑप्शंस में से द्विबीजपत्री हो जाएगा आपका सरसों। बकाया सब क्या है? एक बीजपत्री। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो भैया कोई पौधा है तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। अब जब ये भोजन बनाएगा तो इसको जल की जरूरत पड़ेगी और साथ में जो खनिज लवण है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। और जब भोजन बना लेगा तो भोजन तो बनाएंगे पौधे के हरे भाग, लेकिन पूरे पौधे में जो कोशिकाएं होंगी सभी तक भोजन पहुंचाना पड़ेगा। तो भोजन के
मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, और जल और खनिज लवण को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कुछ परिवहन ऊतकों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये परिवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब इसमें से जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है कि भूमि से जल और जल में जो खनिज लवण घुले रहते हैं उसको हरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और जब भोजन बन के तैयार होता है तो पौधे के हरे भागों से संपूर्ण भाग तक पहुंचाने का काम करता है फल। तो जाइलम और फ्लोएम ये ऊतक हैं, पौधों के ऊतक हैं जो परिवहन का काम करते हैं। ये परिवहनीय ऊतक है, ये परिवहन का काम करते हैं। जल और खनिज लवणों के परिवहन कौन करता है? जाइलम। और जब भोजन बन के तैयार हो जाता है तो उस भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीन है आपका अथर्ववेद, ये हमें याद रखना है। वायुमंडल में 99% भाग पर कौन सी दो गैसें हैं? तो ये नाइट्रोजन जो गैस है ये 78% भाग पर पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन है ये लगभग आपकी 21% पाई जाती है। अगर इन दोनों को ही ऐड कर दिया जाए तो 99% हो जाता है। तो वायुमंडल के लगभग 99% भाग पर आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण। अगर हम बच्चों को भ्रमण कराते हैं, भ्रमण मतलब जगह जगह पे ले जाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे सभी चीज़ों को स्वयं देखें, प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव करें। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो जो आपकी शुष्क मिट्टी होती है उसकी विशेषता यह है कि उसमें लवण की सांद्रता अधिक होगी। शुष्क मिट्टी में किसकी सांद्रता अधिक होती है? लवण की सांद्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो सतत मतलब लगातार, और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो मान लो कोई बच्चा है, अगर हम इसका समय समय पर टेस्ट करते रहें तो इसके जो एग्जाम के प्रति डर है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों का परीक्षा के प्रति जो अनावश्यक भय है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? मान लो एक स्थान पर कोई वनस्पति है, अब ये जो वनस्पति है ये कैसे चेंज हो जाएगी? इसकी जगह पे दूसरी वनस्पति कैसे उगाती है? तो हमने कहा कोई गाय है या कोई भैंस है, कोई भी जानवर है, यहाँ पे अगर इस क्षेत्र में 10 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं तो इसे 10 प्रकार की वनस्पतियाँ पसंद नहीं होंगी। इसे कुछ वनस्पतियाँ ज़्यादा पसंद होंगी जिनको वो चर के ख़त्म कर देगा, और जब यहाँ पे चर के जो ज़्यादा पसंद होगी उनको वो ज़्यादा चरेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसी जगह पर कोई दूसरी वनस्पति उगाएगी। तो वनस्पति कैसे बदली उसने? चर के। वो चरेगा कैसे? चुनकर चर के। जो 10 प्रकार की हैं उसमें से उसने जो अच्छी लगी उसको चुन के। हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक एक तो आपका कैल्शियम तो है ही, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी ये हड्डियों के स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देखो भाई इसका बुक में आंसर तो दिया है माउंट केटू यानी कि केटू या गार्डविन ऑस्टिन, जो कि मुझे तो गलत लग रहा है। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी बोलता, भारत की सबसे ऊंची चोटी तब तो केटू या गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम पर्वत पे है। किस पे? काराकोरम पर्वत पे है। लेकिन अगर भारत की हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी कहे तो भारत की हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गार्डविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम पर्वत पे है, और भारत की हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है ना। तो भारत की हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी होनी चाहिए? कंचनजंगा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक के बच्चों की बात कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आपकी ये शिक्षण विधि का ही एक सिद्धांत है। क्या है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा सामाजिक सिद्धांत, विकास का नहीं, ये शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है इसे बोलते हैं वायुमंडल। तो सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो सबसे निचली मंडल कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल।
यानी कि ट्रोपोस्फियर, क्षुमंडल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी आपके खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है भाई। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। थकान, तो ये आपके जो हीमोग्लोबिन की कमी से, आपकी जब ऑक्सीजन का अच्छे से प्रवाह नहीं हो पाता तो थकान होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है ना, तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला है आपकी किरण बेदी, जो वर्तमान समय में पांडुचेरी की राज्यपाल है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, तो एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा जो कि असम में है, इसमें पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। मानस भी असम में है, गिर गुजरात में है और कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? चट्टान आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आग्नेय, जिनका निर्माण आग से यानी कि मैग्मा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं आग्नेय। ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दूसरी होती है अवसादी और तीसरी होती है रूपांतरित। जब हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे तो इनको विस्तार रूप से देखेंगे, तो इसमें ग्रेनाइट बोल रहा है कि निम्नलिखित को आग्नेय चट्टान का उदाहरण, तो कैसे हो जाएगा? ग्रेनाइट तो दिया नहीं, ग्रेफाइट दिया है, तो ये बेसाल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें चूना पत्थर, तो ये अवसादी चट्टान है। अगर हम स्लेट की बात करें तो ये रूपांतरित चट्टान है। और ग्रेफाइट ये आपका कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्षोभमंडल बोलते हैं, उसे वायुमंडल बोलते हैं। तो पहली परत है ट्रोपोस्फियर और दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर। पहली है ट्रोपोस्फियर और दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर। तो 10% ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में और 90% पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। अब चूंकि दोनों में एक को चुनना है तो 90% वाले को चुनेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमें याद रखना है कि सिख धर्म के संस्थापक हैं हमारे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। और सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खासला पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। और 3 पैमानों पर मापा जाता है, या तो रिएक्टर पैमाना, या मर्केरी पैमाना, या रोशी फेरल। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन सा पैमाना होता है? रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 22 दिसंबर को सूरज कहाँ पे चमकता है? 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है ना। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर और मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून। तो देखो अगर हम आपसे कहें भारत यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो अगर आपसे कहें भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ेगी, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होगा, ऑस्ट्रेलिया पे पड़ता है, तो 22 दिसंबर को। और जब सूरज यहाँ पे चमकेगा तो भारत में क्या होगा? सबसे छोटा दिन। तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन और 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा लंबा दिन या बड़ा दिन कब होगा? तो 22 दिसंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? हमने कहा ए, वी, सी और डी, ये तो आपकी एक खाद्य श्रृंखला हो गई। लेकिन किसी परितंत्र में एक ही खाद्य श्रृंखला हो ऐसा संभव नहीं है। परितंत्र में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से आड़े तिरछे रूप में जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। मतलब एक समूह होता है श्रृंखलाओं का, जिसे हम बोलते हैं खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य जाल।